प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी लोग मैथ के जितने भी फार्मूले होते हैं बाबू उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। सभी फार्मूले को आज हम लोग इस क्लास के अंदर याद करने वाले हैं बाबू। आज हम आपको वो सारा फार्मूला करवाएंगे बाबू जो आपके मैथ के सिलेबस में है। प्यारे बच्चों अगर इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि यहां से आप सभी को आपके जो बोर्ड पेपर होगा, बोर्ड जो एग्जाम होगा उसमें यहां से 20 से 25 नंबर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग आज की क्लास में जो आपका मैथ का सिलेबस है, मैथ में जो आपका 15 चैप्टर टोटल है बाबू, आज हम लोग 15वें चैप्टर का फार्मूला देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बाबू। और पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू। आइए पहला चैप्टर में आप लोग को कितना फार्मूला आप लोग को याद रखना है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला चैप्टर बाबू आप लोग का वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर आप लोग का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंदर आपको पहला फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का याद रखना है बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे आर का जो मान होता है बाबू वह 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फार्मूला हम लोग का है बाबू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने बाबू लसा होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसा होता है बाबू। और यहीं से हम लोग का 4 फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला यहां पे बनेगा पहली संख्या का बाबू। पहली संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, मौसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या। यहीं से बाबू हम लोग का 4 फार्मूला बनता है। यहीं से हम लोग का 4 फार्मूला बनता है। पहली संख्या का फार्मूला बनेगा बाबू मौसा गुने लसा बटे दूसरी संख्या। फिर यहां से दूसरी संख्या का फार्मूला क्या बन जाएगा, मौसा गुने लसा बट्टा में पहली संख्या। फिर बाबू आप लोग का लसा का फार्मूला क्या आपका यहां से बनेगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। और फिर मौसा का फार्मूला बाबू यहीं से हम लोग का बनता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लसा होता है। तो ये बाबू आप लोग का पहला चैप्टर में आप लोग को इतना फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आप लोग का है बाबू बहुपद। अगला क्या है आप लोग का, बहुपद है बाबू। बहुपद में आपको कितना फार्मूला याद रखना है, तो सबसे पहले बाबू बहुपद को पहचानने का तरीका आप सभी को याद होना चाहिए, तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। तो बाबू बहुपद को पहचानने का जो तरीका होता है, नियम होता है, वह 2 प्रकार का होता है बाबू। पहला होता है कि बहुपद एक चर में होना चाहिए और दूसरा होता है कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग का अगला जो है बाबू नेक्स्ट जो आप लोग का पॉइंट है वो आप लोग का बहुपद के प्रकार है। बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार हम लोग को याद रखना है रैखिक बहुपद का बाबू। रैखिक बहुपद इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का b होता है, जहां पर बाबू a के बराबर 0 नहीं होता है और इसका घात कितना होता है, इसका घात 1 होता है। बाबू जिस बहुपद का घात अगर 1 हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे बाबू, ठीक ना। और इसका शून्य की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शून्य की संख्या बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 1 है तो शून्य की संख्या कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू। दूसरा प्रकार है बहुपद का द्विघात बहुपद बाबू। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है बाबू, जहां पे a के बराबर 0 नहीं होगा और इसका घात कितना होगा, इसका घात बाबू 2 होगा। घात 2 है तो शून्य क्या गो होगा, अपनी सर शून्य की यहाँ पे 2 गो हो जाएगा। घात 2 तो शून्य की संख्या कितना 2 हो जाएगा। अब बाबू आगे बढ़ते हैं। कहता यदि द्विघात बहुपद
इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो यहां पे बाबू शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टा बाबू ए हो जाता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, तो सी बट्टा ए हो जाता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है बाबू। इतना फार्मूला आपको द्विघात बहुपद के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद बाबू। बहुपद के प्रकार में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब होता है बाबू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, जहां पे ए के बराबर जीरो नहीं होता है और इसका घात कितना होता है, 3 बाबू। घात 3 होगा तो शून्य कितना होगा, आप लोग कहेंगे सर शून्य 3 हो जाएगा बाबू। देखिए आप आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है यदि त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो कहता है यहां पे बाबू शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, तो बाबू ये आपका हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा। इसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर बाबू सी बटा ए हो जाता है। और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है बाबू वह माइनस डी बटा ए हो जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे बाबू त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स क्यूब होता है माइनस में बाबू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू में बाबू एक्स और यहां पे होता है माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। यही बाबू आपका होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे बाबू कहता है किसी बहुपद में अधिकतम घात उनके शून्यकों की संख्या होती है बाबू। देखो ध्यान से, यहां पे जो नोट लिखा हुआ है इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। कोई भी बहुपद है उसमें चर का बाबू जितना चर का जो अधिकतम घात है वही क्या होगा, उस बहुपद का बाबू शून्य की संख्या होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है बाबू, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो यहां पे सूत्र है वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस का बी गुना में ए माइनस का बी होता है। इसके बाद दूसरा सूत्र आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बाबू। यहां पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसके बाद आगे सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू, इसका सूत्र क्या होता था, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। इसके बाद अगला सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यूब बाबू। ये होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस में 3ab और इंटू में ए प्लस का बी होता है। इसके बाद चौथा सूत्र आपका हो गया, पांचवा सूत्र है बाबू ए माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3ab इंटू में ए माइनस का बी होता है। इसके बाद अगला सूत्र छठा सूत्र है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर ए प्लस का बी होता है, गुना में क्या होता है, गुना में होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। इसके बाद अगला सूत्र है बाबू, अगला सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये होता है बाबू ए माइनस का बी गुना में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद लास्ट जो यहाँ पे सूत्र है वह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाबू। ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca बाबू। इतना सूत्र आपको चैप्टर नंबर 2 में आपको याद रखना है। इतना सूत्र आपको चैप्टर नंबर 2 में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग का चैप्टर नंबर 3 बाबू शुरू होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप याद रखेंगे बाबू। क्या होता है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 होता है और यहां पे ab के बराबर बाबू 0 नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। यहां पे दिया गया है, कहता है यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है बाबू तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो बाबू यहां पे 3 गो आपको कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन आप याद रखेंगे बाबू a1 बट्टा a2 बराबर अगर नहीं है b1 बट्टा b2 तो इस कंडीशन में बाबू हल जो होता है उसकी संख्या क्या होता है बाबू, केवल 1 होता है, या इसको आप लोग अद्वितीय हल बोल सकते हैं। इसका बाबू आलेख कैसा होगा, आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा बाबू। और युग्म कैसा होगा समीकरण का, तो संगत आप बोल सकते हैं या बाबू अविरोधी बोल सकते हैं। दूसरा
कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस कंडीशन में बाबू हलों की संख्या अनेक हल होगा, जिसको हम लोग कहेंगे अनगिनत। यहां पे अनगिनत हल होगा। इसका बाबू ग्राफ जो होगा वह संपाती होगा और समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत, या आप कह सकते हैं बाबू आश्रित कह सकते हैं। और तीसरा कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो इस कंडीशन में हलों की जो संख्या होता है कोई हल नहीं होता बाबू, यहां पे एक भी हल नहीं निकलता है। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर, और समीकरण का युग्म कैसा होगा, असंगत, या कह सकते हैं आप लोग विरोधी कह सकते हैं बाबू। तो तीसरा चैप्टर के अंदर आपको इतना ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बाबू आपका चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर। चौथा नंबर चैप्टर के अंतर्गत बाबू आपको क्या वो फार्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रखेंगे बाबू। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 होता है, और यहां पे a के बराबर बाबू 0 नहीं होगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण का घात जो होता है बाबू वह 2 होता है, और मूलों की संख्या क्या होता है, यहां पे जितना घात उतना यहां पे मूल की संख्या होगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे द्विघात समीकरण में विवेचक, या इसी को हम लोग कहते हैं बाबू विवेक्त कर कहते हैं, ठीक ना। d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है बाबू। बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होता है, विवेचक, मतलब d बराबर आपका ये फार्मूला होता है। इसके बाद यहां पे मूल का फार्मूला आप याद रखना। मूल मतलब x बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टा में 2a। अगर बाबू इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसको आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्या है बाबू, अगला हम लोग का है यहां पे देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा बीटा हो बाबू, तो यहां पे क्या याद रखना है आपको, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, आपकी सर सी बटा ए होगा। और बाबू द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग यहां पे याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है बाबू। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है, सूत्र है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे बाबू इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको मूलों की प्रकृति आपको याद रखना है। जब बाबू d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा, या आप कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा होता है बाबू, तो मूल कैसा होता है, वास्तविक एवं असमान होता है। मूल कैसा होता है, वास्तविक एवं क्या होता है बाबू, असमान होता है। अब देखो यहां पे यदि कहता है बाबू, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब d बराबर अगर 0 होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा बाबू, समान होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जब बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। मतलब d का मान अगर 0 से छोटा होगा बाबू, तो मूल आपका कैसा होगा, काल्पनिक होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं अवास्तविक। क्या कहते हैं हम लोग, अवास्तविक कहते हैं बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू। आगे हम लोग का जो है अगला है हम लोग का 5वां नंबर चैप्टर। 5वां नंबर चैप्टर है बाबू, ये हम लोग का 5वां नंबर चैप्टर है। 5वां नंबर चैप्टर में हम लोग कौन कौन फार्मूला याद रखेंगे बाबू। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे समांतर श्रेणी का बाबू ये पद दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो बाबू A1 है, ये बाबू क्या होगा, ये आपका यहाँ पे पहला पद होगा। पहला पद क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, तो देखो A2 माइनस A1 करेंगे, या A3 माइनस का A2 करेंगे, या A4 माइनस का A3 करेंगे, या A5 माइनस का A4 करेंगे बाबू। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस प्रकार हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर का फार्मूला हो जाता है A2 माइनस का A1, या आप A3 माइनस का A2 लिखेंगे बाबू, या A4 माइनस का A3। ये आपका सार्वंतर निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अंतिम पद कौन होता है, अंतिम पद को हम लोग बाबू Tn भी बोलते हैं। अंतिम पद मतलब ये जो An है, ये आपका यहाँ पे अंतिम पद होता है। और पदों की संख्या मतलब बाबू n होता है। n का मान मतलब पदों की संख्या। तो बाबू यहां पे जो अंतिम पद का जो फार्मूला होता है, एन का फार्मूला कहिए बाबू, चाहे टीएन कहिए, इसको हम लोग टीएन भी बोलते हैं। टीएन या एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है बाबू, अगला है एन पदों के योग के लिए बाबू। एन पदों के योग के लिए हम लोग
फार्मूला याद रखते हैं, n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी बाबू। या आप लोग याद रखना Sn का ये दूसरा फार्मूला होता है n/2 और a प्लस गुना में होता है a प्लस an होता है बाबू। जब अंतिम पद दिया रहे, जब अंतिम पद बाबू अपने पास होगा सवाल में, तो बाबू ये फार्मूला हम लोग समेशन का लगाएंगे, मतलब n पदों का योग का फार्मूला हम लोग ये वाला लगा के हम लोग निकालेंगे आंसर, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते बाबू। अगला हम लोग का है छठा नंबर चैप्टर। अगला हम लोग का क्या है बाबू? छठा नंबर चैप्टर है। छठा नंबर चैप्टर त्रिभुज है बाबू। त्रिभुज में आप लोग को 2-3 पॉइंट याद रखना बाबू। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं बाबू तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला बाबू आपका इसमें पॉइंट है, अगला पॉइंट है इसमें दूसरा पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बाबू समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपका जो है ये आपका थेल्स प्रमेय है बाबू। ये आपका क्या है? ये आपका थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है बाबू। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने के लिए बाबू थेल्स प्रमेय त्रिभुज में बहुत उपयोगी है। देखो जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम ABC है बाबू, और यहां पे BC के समांतर मान लेते हैं D है, तो यहां पे बाबू क्या हो जाता है? यहां पे हम लोग का थेल्स प्रमेय से हो जाता है AD बटा DB हो जाता है बाबू, और बराबर में हो जाता है AE बटा क्या? EC हो जाता है। इसको आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हम लोग का पॉइंट? अगला है बाबू, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो बाबू वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थेल्स का बाबू क्या है? ये थेल्स का विलोम है। ये थेल्स का क्या है बाबू? थेल्स का क्या है? विलोम है, थेल्स का विलोम है। इसको भी आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। त्रिभुज वाला चैप्टर में इतना ही आपको याद रखना है बाबू। इसके बाद अगला चैप्टर आप लोग का है, अगला चैप्टर बाबू आप लोग का क्या है? अगला चैप्टर आप लोग का है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है बाबू। 7वां चैप्टर आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें बाबू पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव होता है, y का भी मान क्या होता है? पॉजिटिव बाबू। पहला वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? x बोलते हैं, और दूसरा वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं बाबू, ठीक ना। पहला वाला मान हमारा क्या होता है? x निर्देशांक, x निर्देशांक, क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसी को हम लोग भुज बोलते हैं। और दूसरा वाला वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं y निर्देशांक, क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में याद रखना है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान निगेटिव होता है, y का मान क्या होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। तीसरा वाला में क्या होता है? x निगेटिव, y आपका निगेटिव होता है, मतलब दोनों यहाँ पे निगेटिव होता है। और चौथा वाला में क्या होता है बाबू? चौथा वाला में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है? 5वां पॉइंट यहाँ पे बाबू, x अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। छठा पॉइंट है, यदि y, यहाँ पे छठा पॉइंट बाबू, y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी अगर पूछा जाए तो बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं? x निर्देशांक या भुज कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, x अक्ष पर बाबू किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x कमा क्या होता है? 0 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 कमा y होता है। अगला पॉइंट है बाबू, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो y बराबर 0 होता है। अगला पॉइंट है, y अक्ष का समीकरण बाबू तो x बराबर 0 होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? 0,0 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। यहाँ पे अगला पॉइंट है, बिंदु P बाबू और बिंदु Q है, कहता है इसके बीच का दूरी निकालने के लिए बाबू, तो बीच का दूरी का फार्मूला हो जाता है रूट अंडर, क्या हो जाता है बाबू? रूट अंडर। अगर दो को बिंदु दे और उसका बीच का दूरी निकालना बाबू, तो उसका फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस क्या होता है? y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। अगला फार्मूला है, मूल बिंदु से बाबू बिंदु इतना की दूरी का फार्मूला क्या होता है? कोई भी बिंदु अगर दिया रहे उसका दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना बाबू, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग याद रखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसके बाद अगला फार्मूला है, दो बिंदुओं बाबू x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाबू बिंदु P x y m अनुपात n में
कहता है बाबू अंतर विभाजित करती है, तो कहता है यहाँ पे बिंदु P x, y का निर्देशांक क्या होगा। तो बाबू x के लिए आप लोग ध्यान रखना mx2 प्लस nx1 बट्टा होता है m प्लस का n, और y के लिए बाबू यहाँ पे हो जाता है my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस का n हो जाता है। बाबू x के लिए ये होता है और y के लिए ये फार्मूला हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, x को निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, और y बिंदु y निर्देशांक निकालने के लिए बाबू x निर्देशांक निकालने के लिए ये फार्मूला, और y निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। आगे बढ़ते बाबू, हम लोग यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक है बाबू, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाबू यहाँ पे है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 दिया है बाबू, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो बाबू इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसके बाद मॉड लगाएंगे, यहाँ पे x1 गुना में y2 माइनस का y3 होगा प्लस में x2, इसके बाद क्या होगा बाबू y3 माइनस का y1, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में x3 और गुना में y1 माइनस का आपका y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ y2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा बाबू, फार्मूला हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला देखो क्या है, अगला बाबू त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 होता है, कॉमा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होता है बाबू 3 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबू यहाँ पे अगला फार्मूला है त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। बाबू अंतः केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला होता है ax1 प्लस बाबू bx2 प्लस cx3 बट्टा में a प्लस b प्लस c होता है, और इसके बाद क्या होता है a कॉमा बाबू ay1 प्लस b y2 प्लस c y3 और बट्टा में क्या होता है a प्लस b प्लस c होता है। और बाबू यहाँ पे जो a b c जो है ये त्रिभुज का क्या है, भुजाएं हैं बाबू, क्या है भुजाएं हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबू यहाँ पे आप लोग का 7वां नंबर चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बाबू 8वां नंबर चैप्टर में एंट्री करेंगे, और 8वां नंबर चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। बाबू समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण बाबू 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक ना। यहाँ पे देखो बाबू, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये बाबू यहाँ पे आधार होगा, ये आपका आधार होगा, और ये आपका यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। इसको आप लोग समकोण त्रिभुज में ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना बाबू, समकोण त्रिभुज में शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज बाबू एक कोण 90 डिग्री का और दूगो कोण जो शेष बचता है वह क्या होता है, न्यून कोण होता है बाबू। अब देखिए यहाँ पे बाबू दो कंडीशन है, यहाँ पे दो केस है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। पहला केस और ये आपका दूसरा केस है बाबू, ये दोनों केस को आप लोग को ध्यान रखना है। जब बाबू यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आप लोग का एंगल होगा, एंगल नीचे होगा मतलब थीटा यहाँ पे होगा, तो बाबू यहाँ पे लंब क्या होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में बाबू कर्ण जो होता है एंगल के रिस्पेक्ट में वो फिक्स होता है, लेकिन आधार लंब जो होता है वह बदलते रहता है बाबू। अगर एंगल यहां पे होगा तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा, और यहां पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है बाबू, और जो शेष भुजा आपका बच गया ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पे बाबू आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए बाबू, एंगल अब यहां पे है, थीटा यहां पे है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होता है, ठीक ना, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है बाबू। और ये आपका जो शेष बच गया ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आपके सर यहां पे ये हम लोग का आधार हो जाएगा, ठीक है बाबू, आधार हो जाएगा। आगे देखो क्या है, नोट में लिख दिए बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कोण या थीटा कह सकते हैं बाबू, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये बाबू दोनों कंडीशन में यहां पे जो कर्ण होता है वो फिक्स होता
है, कर्ण चेंज नहीं होगा, लंब आधार यहां पे खाली बदलता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, आगे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है बाबू। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है बाबू, वह अन्य दो भुजा मतलब लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही बाबू आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो यहां से फार्मूला बनता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बाबू जब हम लोग कर्ण बराबर सीधे लिखना चाहेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। तो लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बाबू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, यहीं से हम लोग का बाबू अगर लंब स्क्वायर बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। और सीधे अगर हम लोग लंब बराबर निकालना चाहेंगे बाबू तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आपके सर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार हम लोग आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे बाबू, यहीं से हम लोग आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। बाबू सीधे आधार बराबर हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आपके सर कर्ण स्क्वायर माइनस का सरजी लंब स्क्वायर हो जाएगा, ये सरजी होगा। इसको बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बाबू है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका आधारभूत सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबू यहां पे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये आपका 6 प्रकार का होता है। पहला बाबू यहां पे क्या है, साइन है। साइन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है बाबू, या पी बटा आप लोग एच याद रख सकते हैं। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण या बी बटा एच याद रखेंगे। टेन का होता है लंब बटा आधार, इसको बाबू आप पी बटा बी भी याद रख सकते हैं। कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब, इसको बाबू आप एच बटा पी भी बोल सकते हैं। सेक का होता है कर्ण बटा आधार, इसको आप एच बटा बी भी बोल सकते हैं। और कॉट का क्या होता है बाबू, कॉट का लंब बटा क्या होता है, सॉरी आधार बटा लंब बाबू, आधार बटा लंब होता है, बी बटा पी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू, ठीक ना। और ये यहां पे ध्यान रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, टेन का उल्टा होता है कॉट होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरा का क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे क्या है, व्युत्क्रम सूत्र बाबू, यहां पे क्या है, व्युत्क्रम सूत्र। अब देखो हमने अभी आपको बताया कि साइन कॉसेक क्या होता है, एक दूसरा का उल्टा पुल्टा होता है बाबू। जब ये दोनों का गुना कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा बाबू। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा जो होगा वह 1 के बराबर हो जाएगा बाबू। यहां से फार्मूला हम लोग का साइन का बन जाएगा 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक का बन जाएगा बाबू 1 बटा साइन बन जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरा का उल्टा पुल्टा होता है। जब दोनों का गुना कर देंगे बाबू तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से कॉस का फार्मूला 1 बटा सेक, और बाबू सेक का फार्मूला 1 बटा कॉस हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, आगे क्या है, टेन गुना कॉट। बाबू टेन और कॉट क्या होता है, एक दूसरा का उल्टा पुल्टा होता है। जब ये दोनों का गुना करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। और यहीं से हम लोग का टेन का फार्मूला आएगा बाबू 1 बटा कॉट, और कॉट का फार्मूला क्या आएगा, 1 बटा टेन आएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, अब देखिए टेन का एक फार्मूला आपको साइन कॉस में याद रखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक कॉसेक में याद रखना है बाबू, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कॉट का फार्मूला कॉस साइन में क्या होता है, कॉस साइन में क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक सेक में होता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पे है बाबू त्रिकोणमिति सारणी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू। इस यहां पे जो 0 डिग्री से लेकर बाबू और 90 डिग्री तक है, इसका आप लोग को सारा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है बाबू उसका मान आपको 0 से लेकर बाबू और 90 तक आपको याद रखना है। सबसे पहले साइन का 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। 30 का क्या होता है साइन में बाबू, 1/2 होता है। 45 में क्या होता है, देखो साइन का 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन का 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन का 90 डिग्री का मान बाबू 1 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉस का क्या होता है बाबू, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 30 का मान √3/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का 1/2, और 90 का कॉस का क्या होता है बाबू, 0 होता है। फिर 10 का 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 का मान 1/√3 बाबू। 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान √3 होता है, और बाबू 10 90 का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 का मान अपरिभाषित बाबू। कॉट 30 का मान √3, 45 का मान 1 होता है, और बाबू कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको
आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है बाबू, और सेक 60 का मान 2 होता है, और सेक आपका 90 का मान अपरिभाषित होता है। फिर कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2 होता है बाबू, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, और इसके बाद कॉसेक 90 का मान बाबू 1 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग बाबू यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बाबू यहां पे है सर्वसमीका। ये आपका क्या है? त्रिकोण मितीय बाबू क्या है? सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, समीका। ये पहला सर्वसमीका बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू, यहीं से हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बाबू जब साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बाबू कॉस स्क्वायर थीटा का यहीं से फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से बनेगा रूट अंडर क्या आपका हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का ये हो जाता है, फिर कॉस थीटा का क्या हो जाता है? रूट अंडर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। आगे बढ़ते बाबू, ये आपका दूसरा सर्वसमीका है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर? 1 के बराबर। बाबू यहां से सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और सेक थीटा आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर बाबू यहां से टेन स्क्वायर थीटा, यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हम लोग। आगे ये आपका तीसरा सर्वसमीका है बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है बाबू। इसके बाद देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है यहां से। इसके बाद बाबू कॉट थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाता है? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बाबू आपका है पूरा कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात है बाबू। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बाबू क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग का 9वां नंबर चैप्टर बाबू यहां पे आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई एवं बाबू दूरी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं बाबू। इसमें आप लोग को याद रखना है उन्नयन कोण, इसी का बाबू हम लोग उन्नति कोण भी बोलते हैं, और 49 भी इसी को कहते हैं बाबू। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर रखी वस्तु को देखता है तो उस व्यक्ति की दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण क्या कहलाता है बाबू? उन्नयन कोण कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाबू देखो यहाँ पे क्या है? अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण, या इसी को हम लोग अवनति कोण कहते हैं बाबू। देखो इसका परिभाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर बाबू कोई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बाबू क्या कहता है? देखो नोट में लिख दिए हैं, एकांतर कोण होने के कारण उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण जो होता है बाबू आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट इसमें लिख दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों में बाबू साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सूत्र का ही प्रयोग होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, अगला आपका क्या है? पूरक या कोटि पूरक कोण बाबू। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बाबू। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कोटि पूरक कोण कहेंगे, या इसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे बाबू। देखिए जैसे 50 और 40 ये दोनों क्या है बाबू? 50 40 क्या है? यहाँ पे पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 90 है बाबू। उसी प्रकार 60 30 क्या है? ये आपका पूरक कोण है बाबू, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा है और 90 माइनस थीटा बाबू ये भी आपका क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इस दोनों का योग भी क्या है बाबू? यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आगे है बाबू आपका संपूरक कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बाबू। अब देखो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? संपूरक कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 120 60 क्या है हम लोग का? संपूरक है, क्योंकि इसका योग क्या है? 180 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों क्या है बाबू? संपूरक है, क्योंकि इस दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री, और ये दोनों भी हम लोग का क्या है? थीटा और 180 माइनस थीटा ये भी बाबू हम लोग का संपूरक है। इस दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां से बाबू हम लोग का 10वां नंबर चैप्टर चालू होता है, और 10वां नंबर चैप्टर में देखिए क्या आपको याद रखने बाबू। ये आपका
देखिए पहला पॉइंट यहां पे नोट में लिख दिए बाबू कि वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, द्विगुना होता है। यह आपको याद रखना है। वृत्त का व्यास जो होता है बाबू, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आगे का पॉइंट जीवा यहां पे है, तथा वह रेखाखंड जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर बाबू मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए ये वृत्त है बाबू, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु पर अगर कोई रेखाखंड जाके मिलता है बाबू इस प्रकार, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जीवा कहेंगे। जीवा कहेंगे बाबू, कॉर्ड कहेंगे, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पे दूसरा आपका क्या है बाबू, परिधि है। परिधि क्या होता है, तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं बाबू। ये देखो ये जो बाबू आपका वृत्त है इसकी टोटल लंबाई जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का परिधि कहेंगे, सरकमफेरेंस कहेंगे बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। यहां पे क्या है, अर्धवृत्त है बाबू। कहता है किसी वृत्त के संपूर्ण चाप की आधे भाग को बाबू हम लोग यहां पे कहता है किसी वृत्त की संपूर्ण चाप की लंबाई के आधे भाग को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं बाबू। देखो यहां पे जैसे यहां पे ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका बाबू क्या हो गया, यहां पे देखो ये आपका आधा चाप है। ये क्या है बाबू, वृत्त का संपूर्ण लंबाई का जो आधा चाप है और जिससे ये भाग बनता है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये भाग हम लोग का क्या होगा, ये बाबू हम लोग का यहाँ पे अर्धवृत्त होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, तिर्यखंड है बाबू। कहता है वृत्त का वह भाग जो कहता है दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतर्गत चाप द्वारा घिरा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग तिर्यखंड कहेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका दुगो त्रिज्या हो गया, और ये बाबू इसका चाप हो गया। इसके अंतर्गत क्या है, ये चाप है। अब देखो ये दो त्रिज्या हो गया और ये चाप हो गया। इसके अंतर्गत ये भाग जो बाबू घिरा हुआ है, इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे तिर्यखंड कहेंगे बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सकेंद्रीय वृत्त बाबू है। दो या दो से अधिक वृत्त, वैसे वृत्त जिनके केंद्र बाबू बिंदु एक ही हो लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे बाबू। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, ये आपका सेकेंडरी वृत्त हो गया बाबू। इसका देखिए ये त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। ये आपको सेकेंडरी वृत्त आपको दिख रहा होगा बाबू। जब एक वृत्त का क्या होता है, दो या दो से अधिक वृत्त का बाबू केंद्र बिंदु जब एक ही होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वृत्त कहेंगे बाबू, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अगला है सर्वांगसम वृत्त। दो वृत्तों में यदि एक वृत्त दूसरे को बाबू पूरी तरह ढक लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दोनों वृत्तों को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सर्वांगसम वृत्त कहेंगे, ठीक ना। यह तभी संभव है जब दोनों वृत्तों की बाबू त्रिज्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहां पे ये बाबू एक वृत्त हो गया जिसका त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और एक ये वृत्त हो गया इसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है बाबू। तो ये दोनों वृत्त को हम लोग कैसा वृत्त कहेंगे, तो सर्वांगसम वृत्त कहेंगे बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे छेदक रेखा है बाबू, वह सरल रेखा जो एक वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे बाबू। ये आपका देखो ये वृत्त हो गया और वृत्त का ये दुगो बिंदु हो गया बाबू। इस दोनों बिंदु को इस प्रकार कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे बाबू। इसको क्या कहेंगे हम लोग, छेदक रेखा कहेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, स्पर्श रेखा बाबू। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे बाबू। ये आप लोग का हो गया स्पर्श रेखा। देखो यहां पे एक बिंदु है वृत्त पर, इसको कोई रेखा इस प्रकार स्पर्श करती है तो इस रेखा को हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग बाबू स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा कहेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्या है, अगला बाबू यहाँ पे नोट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है स्पर्श बिंदु जो वृत्त एवं स्पर्श रेखा क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखो यहाँ पे जो ये बिंदु है बाबू, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। और ये जो स्पर्श बिंदु होता है वह वृत्त, ये वृत्त और ये स्पर्श रेखा क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद है वृत्त के बाह्य बिंदु से बाबू वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कहता है वृत्त के अंत बिंदु से बाबू वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यास के दोनों छोरों पर बाबू खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे
दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बाबू क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है बाबू। कहता है पहला पॉइंट में, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, एक होती है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जब दो वृत्त देखो अंत स्पर्श करेगी, इस प्रकार से करेगी बाबू, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार जाएगा तो एक हो जाएगा। कहता है जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है बाबू, दो होती है। इस प्रकार जब प्रतिच्छेद करेगी बाबू तो यहाँ पे एगो इधर से जाएगा, एगो इधर से जाएगा। इस प्रकार हम लोग का संख्या कितना हो जाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बाबू, दो हो जाएगा। जब दो वृत्त बाह्य रूप से बाबू क्या करती है, बाह्य स्पर्श करती है, बाह्य रूप से जब स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है बाबू, तो तीन होती है। देखो कैसे करेगी, ऐसे करेगी बाबू, ऐसे करेगी। जब दो वृत्त इस प्रकार बाबू स्पर्श करती है, बाह्य स्पर्श करती है, तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या तीन होता है। एगो इधर से जाएगा, एगो बाबू इधर से जाएगा, एगो इधर से आएगा, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जब दो वृत्त एक दूसरे से कहीं स्पर्श नहीं करे बाबू तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो चार होगा। देखो यहां पे इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा बाबू, इस प्रकार होगा। एगो इधर से जाएगा, एगो इधर से जाएगा, एगो इधर से जाएगा, फिर एगो इधर से आएगा बाबू। इस प्रकार आप लोग का यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, कहता है जब दो वृत्त एक दूसरा से कहता है अंत स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, जीरो होगा। देखो बाबू ऐसे, जब दो वृत्त इस प्रकार जब एक दूसरा से स्पर्श नहीं करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा। इस प्रकार बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां से हम लोग का बाबू, ये हम लोग का 12 नंबर चैप्टर है, ये हम लोग का 12वां चैप्टर है बाबू, क्योंकि 11वां चैप्टर में क्या है, हम लोग का रचना है। और रचना में हम लोग को कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है बाबू। रचना में हम लोग को कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है बाबू। यहाँ पे पहला फार्मूला आप याद रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू, 2 पाई आर के बराबर होता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो पाई आर प्लस का 2r, या आप कहेंगे r इंटू पाई प्लस 2 बाबू। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, पांचवा फार्मूला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। फिर अगला फार्मूला है वृत्त के चतुर्थांश का 1/4 गुना में पाई आर स्क्वायर कहिए, या बाबू आप पाई आर स्क्वायर बटा 4 कहिए, दोनों एक ही चीज होगा बाबू। अब देखिए अगला फार्मूला क्या है, वृत्त का वलय का क्षेत्रफल का बाबू। वृत्त का वलय का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर होता है बाबू। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू में बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर बाबू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। फिर अगला फार्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का बाबू, पाई आर स्क्वायर गुना में 360 माइनस थीटा बटा में 360 होता है। इसके बाद चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या होता है बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का बाबू। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर 3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे √3/4 गुना में आप याद रखना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर याद रखना बाबू, एक ही चीज होता है, ठीक ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो बाबू 3 गुने ए लिखिए या 3 गुने भुजा लिखिए बाबू, बात बराबर होता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुना में भुजा, √3/2 होता है गुना में क्या होता है बाबू, भुजा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा बाबू, 4 गुना भुजा या 4a आप याद रखिए बाबू, 4a आप याद रखिए। आगे बढ़ते हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या आप कहेंगे बाबू भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर कहेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है बाबू, √2a याद रखिए या बाबू आप √2 गुना भुजा याद रखिए। यहाँ पे जो a है वो आपका क्या है, भुजा है बाबू। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई
लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आगे बढ़ते हम लोग, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई स्क्वायर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाबू अगला चैप्टर आप लोग का है 13वां चैप्टर, ये आपका 13वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बाबू। इसमें आप लोग का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला घन का आयतन का, भुजा क्यूब याद रखिए बाबू, या ए क्यूब याद रखिए, बात बराबर होता है। ए को यहाँ पे क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे बाबू। घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर बाबू। ए यहाँ पे क्या है, भुजा है बाबू। आगे बढ़ते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर, आप याद रखिए। यहाँ पे जो ए है बाबू वो क्या है, भुजा है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a कहिए चाहे बाबू √3 गुना भुजा कहिए। यहाँ पे भुजा क्या है आपका, ए है बाबू, √3a याद रखिए चाहे √3 गुने भुजा याद रखिए। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुना b गुना h होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है बाबू। घनाभ का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में l प्लस का b और गुना में क्या होता है, h होता है बाबू। इसको याद रखेंगे आप लोग। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में lb प्लस का bh प्लस का बाबू क्या होता है, hl होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है बाबू, h स्क्वायर होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है बाबू, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में h प्लस आर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है बाबू। इसके बाद शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस का आर होता है। गोला का आयतन क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। और गोला का यहाँ पे हो गया बाबू, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है बाबू, ठीक ना। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है बाबू। अब देखो, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h होता है, गुना में आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर प्लस का छोटा आर स्क्वायर प्लस का क्या होता है बाबू, बड़ा आर इंटू में छोटा आर होता है। इसके बाद देखो, शंकु के छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल होता है इंटू में बड़ा आर प्लस का बाबू क्या होता है, छोटा आर होता है। और यहाँ पे जो एल है बाबू वो क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस में बाबू क्या होता है, बड़ा आर माइनस का छोटा आर का होल स्क्वायर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस का बाबू छोटा आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, यल इंटू में बाबू बड़ा आर प्लस का छोटा आर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, आगे आपका है सांख्यिकी। ये बाबू आप लोग का 14 नंबर चैप्टर है। ये आपका क्या है बाबू, 14 नंबर चैप्टर है। अब यहां से देखिए क्या फॉर्मूला है, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए बाबू माद का फॉर्मूला क्या होता है, माद को ही बाबू हम लोग कहते हैं समांतर माद। आप लोग ध्यान रखना, समांतर माद इसको बोला जाता है। माद को ही हम लोग समांतर माद बोलते हैं या बाबू औसत बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है बाबू, तीनों क्या है, एक ही चीज है। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है बाबू, सभी राशि का योग बटा राशियों की क्या होता है, संख्या होता है। इसको आप लोग माद के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। परिसर का क्या फॉर्मूला होता है, उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान होता है। उच्चतम मतलब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और माइनस में बाबू क्या होता है, माइनस में सबसे छोटी संख्या होता है, सबसे छोटी संख्या होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, आगे क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 पद होता है बाबू। जब n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, तब बाबू ये फॉर्मूला आपका होगा माध्यिका के लिए। जब बाबू n का मान सम संख्या होगा, n बराबर बाबू यहाँ पे n बराबर अगर सम संख्या होगा तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है n/2 पद प्लस में होता है n/2 प्लस 1वां पद बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता वाला मान बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, यह है आपका वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बाबू। यहाँ पे माद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 3 प्रकार का होता है बाबू। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माद कैसे निकालते बाबू, तो इसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में क्या होता है बाबू, बट्टे में सिग्मा एफ आई होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसका दूसरा माद निकालने का दूसरा फार्मूला क्या है, कल्पित माद विधि बाबू। इसमें क्या होता है, माद का फार्मूला इसमें होता है ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई डी आई, अब बट्टा में क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है बाबू। यहाँ पे जो डी आई है ये बाबू एक्स माइनस का क्या है, ए है, एक्स माइनस का ए है बाबू। ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है यहाँ पे, ये आपका वर्ग चिन्ह है। क्या है, वर्ग चिन्ह है बाबू, वर्ग चिन्ह। ए क्या है, कल्पित माद है, कल्पित माद है।
कल्पित माद है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए कल्पित माद है और डी आई क्या है बाबू, एक्स आई माइनस का ए। यहाँ पे एक्स आई लिख लीजिए, एक्स आई माइनस का क्या है बाबू, ए है, ठीक ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे माद निकालने का जो फार्मूला होता है बाबू, पद विचलन विधि से हम लोग माद निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे होता है सिग्मा एफ आई बाबू गुना में एच होता है। और यहाँ पे देखिए यू आई क्या है, तो डी आई बट्टे एच है बाबू, और एच क्या है यहाँ पे, तो वर्ग माप है, वर्ग अंतराल की माप है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बाबू, आगे है बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस होता है f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 गुना में h होता है बाबू। अब यहाँ पे l क्या है, l बाबू बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है बाबू। f2 क्या है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता है। h क्या है, तो बाबू बहुलक वर्ग की माप, मतलब यहाँ पे वर्ग अंतराल की माप भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते बाबू, आगे आपका माध्यक मतलब माध्यिका। यहाँ पे माध्यिका का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बट्टा 2 बाबू, एन बट्टा 2 और माइनस में सी एफ होता है और बट्टा में क्या होता है, एफ होता है, गुना में एच होता है। अब यहाँ पे एल क्या है, एल बाबू माध्यिका वर्ग का क्या है, निचली सीमा है बाबू, क्या है, निचली सीमा। एन क्या है बाबू, यहाँ पे एन जो है, एन क्या है आपकी सर बारंबारता का योग एन है। अब बाबू यहाँ पे जो सी एफ है, ये सी एफ क्या है, तो माध्यिका वर्ग से बाबू ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता है। इसके बाद एफ जो है बाबू वह माध्यिका वर्ग की क्या है, बारंबारता है। और एच जो यहाँ पे है, एच क्या है, माध्यिका वर्ग की बाबू माप है, वर्ग माप की लंबाई आप कह सकते हैं, ठीक ना। ये बाबू इतना फार्मूला आपको 14 नंबर चैप्टर में आपको और भी 2 फार्मूला आगे है, उसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है बाबू, जिसको हम लोग एक्सआई बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा क्या होता है, 2 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बहुलक बाबू, बहुलक माध्यिका और माद में जो संबंध होता है वह क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माद होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बाबू आप लोग का है प्रायिकता। ये बाबू आगे क्या है आप लोग का, प्रायिकता है। प्रायिकता आप लोग का 15 नंबर चैप्टर बाबू, 15 नंबर चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर में आप लोग को 3 से 4 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला प्रायिकता का क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का, ये या कह सकते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में सभी संभव परिणाम की संख्या बाबू, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा है बाबू p प्लस p बार का मान क्या होता है, 1 के बराबर, आपको बताए थे कितना बार। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा 0 के बराबर, 1 से छोटा 1 के बराबर होता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है बाबू। अब 1-2 पॉइंट इसमें आप लोग और लिख लीजिएगा बाबू, 1-2 पॉइंट आप लोग नोट करके इसमें और लिख लीजिए, इसमें बाबू 1-2 पॉइंट नोट करके और लिख लीजिए आप लोग। प्रायिकता का बाबू, प्रायिकता का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 के बराबर। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा में, आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा बाबू, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रायिकता का अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए, अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए बाबू तो 1 के बराबर आप बोलना। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप नोट कर लेना, प्रायिकता का या निश्चित घटना की प्रायिकता बाबू, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता जो होता है वह क्या होता है बाबू, निश्चित कहिए चाहे बाबू संभव कहिए, या इसको हम लोग संभव कह सकते हैं बाबू, निश्चित कहिए चाहे संभव कहिए, इसका प्रायिकता का मान 1 के बराबर। और चौथा आप ध्यान रखना अनिश्चित, अनिश्चित बोलिए चाहे बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, असंभव, असंभव बाबू। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, आपने सर जी ये 0 के बराबर होता है, क्या होता है 0 के बराबर। तो बाबू ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना बाबू पूरा मैथ के अंदर। और बाबू इसको याद करने का तरीका क्या है आपको हम बताते हैं। याद मत करना, लगातार आप रटना मत। आप क्या करना, जब रात को बाबू सोना, जब आप बिस्तर पे जाना और जब बिस्तर पर लेटना, तो उस टाइम क्या करना, अगर आपके पास कान में लगाने वाला ब्लूटूथ होगा उसको क्या करना बाबू, मोबाइल से कनेक्ट कर देना। इसके बाद आप क्या करना है, इस वीडियो को लगातार आपको 5 से 6 दिन देखना है बाबू। जब आप 5 से 6 दिन लगातार देख लिए ना, तो बाबू आपको कहते हैं ना कि यह फार्मूला जितना भी 10th के अंदर फार्मूला है आपको जन्म जन्म तक याद हो जाएगा।
आप बूढ़ा भी हो जाएंगे फिर भी आपको याद रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार जब आप लगातार अगर देखते हैं 5 से 6 दिन क्लास को, इस वीडियो को बाबू, तो अब यकीन मानिए कि आपको सारा का सारा फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आज का फार्मूला का क्लास करके आप लोग को कैसा लगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना ताकि सभी बच्चे जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे या 27 में एग्जाम देंगे उनका भी ये वीडियो काम आएगा बाबू, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।